ठीक है। टैक्सेशन 1 बेसिक कॉन्सेप्ट डे 1। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लास में खत्म कर दूंगा, जहां पे कुछ टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि आप, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप बीकॉम में हो, आपने कोई सीए वगैरह कोर्स नहीं किया। बिकॉज अगर आप सीए वगैरह कोर्स किए हैं इंटर या सीए में इंटर या सीएस एक्सक्यूटिव, तो आप थोड़ा बहुत टैक्स पढ़े होंगे। बट ये एज्यूम करके चल रहा हूँ बीकॉम की क्लासेस चल रही है, तो मैं आपको बेसिक्स नॉलेज दूंगा। ठीक है। आज का जो क्लासेस होगा उसमें बेसिकली आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा कि टैक्स होता क्या है, टैक्स चार्ज क्यों करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी कौन है, आया बस सबने। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, क्या कोई आर्टिकल टैक्स रिलेटेड बनाया गया है, ये सारे बेसिक्स आपको दे देंगे। ठीक है ना। जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे आप बंगाल में रहते हो, ध्यान से, आप कहाँ रहते हो, बंगाल में, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आप बंगाल में भी तो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है ये भी तो टैक्स चार्ज करती है, और हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी टैक्स चार्ज करती है। तो किस मामले में बंगाल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, किस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। तो यहाँ पे ना आपको कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं ऐसा आपको बेसिक्स इसलिए दे रहा हूँ, आप ये अज्यूम करके मत चलना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इवन आप काफी बेनिफिट में रहोगे अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेते हो, तो आपका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। क्यों इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बीकॉम के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले वो बीकॉम अच्छे से कर लेते हैं, फिर आफ्टर बीकॉम वो सीए या सीएस सीएमए में ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा बीकॉम में, तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करने जाओगे तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में लॉ वगैरह अच्छे से पढ़ लिया है, तो अगर अब आप इंटर में करते हो, सीए इंटर वगैरह करते हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आया बात समझ। अब ये मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट ही बताए कि सर आपका क्लास हम लोग बेसिक्स वाला किए और फिर सेकंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़े, तो हम लोग को प्रोफेशनल में कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा, लग रहा है कि सब चीज बीकॉम के बराबर ही है। तो बेसिक्स क्या करता है ना, आपके मन में जो डिलेमा आता है, जो क्वेश्चंस आता है, वो सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देता है। ठीक है। अब जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन आया कि टैक्स होता क्या है, टैक्स चार्ज क्यों करते हैं, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब टैक्स चार्ज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कब टैक्स चार्ज करेगी, कहां पर एग्जाम्पशन है, मतलब कौन सी एक्टिविटीज में एग्जाम्पशन है, ऐसे करके बहुत सारा वर्ड है। ठीक है। पर्सन्स किसे बोलते हैं, एसएससी किसे बोलते हैं, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, ऐसे करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, छोटे छोटे करके। जब तक ये सारे बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, आप बिल्कुल भी टैक्स में कमांड नहीं ला पाएंगे। तो आपके कमांड के लिए हम आपको बेसिक्स 1 से 2 क्लास देंगे, एक बार बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, देन अपने बैक टू द चैम। और 4 सेमेस्टर टैक्सेशन में कुछ है नहीं, जो 4 सेमेस्टर का जो टैक्सेशन है कुछ नहीं है इसमें, एकदम मतलब होता ना बच्चे लेवल वाला सम्स है, एकदम कुछ भी नहीं है देखा जाए बहुत। और इसमें मैक्सिमम थ्योरीज है, मतलब आप बोलोगे सर ये तो हम लोग सम्स कर रहे हैं, पर सम्स में से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट किसका है, थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। और आपको बता दूं टैक्स एक लॉ का सब्जेक्ट है। आप बोलोगे सर कंफ्यूज हो गए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आप प्रोफेशनल कोर्स करने जाओगे ना, तो आपके सिलेबस में टैक्स लॉ लिखा रहेगा। आप जब करने जाओगे तो आपके सब्जेक्ट में क्या लिखा रहेगा, टैक्स लॉ। टैक्स लॉ का समझे, मतलब टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट, टैक्स का अपना खुद का एक्ट है ना, इंडियन टैक्स एक्ट, नाम सुने हो ना क्या, 1961। ठीक है। फिर टैक्स का रूल है, आया समझ। तो टैक्स एक लॉ का सब्जेक्ट है, काइंड ऑफ लॉ है एक प्रकार का, तो इसमें थोड़ा सा सेक्शंस वगैरह भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सेक्शंस नहीं याद करने हैं। ठीक है। जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। टैक्स का सेक्शन तो और खतरनाक है, लॉ का सेक्शन तो याद भी हो जाता है, टैक्स का सेक्शन तो और खतरनाक है। तो जो टैक्स सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, सारे सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखिए जो टैक्स है ना, चलिए कुछ लिखवा रहा हूं, थोड़ा लिखिए आप लोग, कुछ लिखवा रहा हूं आप लोग लिखिए। लाइव एट होम स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। नो सर। स्टूडेंट का क्वेरी है, थोड़ा देखना, स्टूडेंट का क्वेरी है। दीपिका को ऐड किए हो। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व करते जा रहा हूँ। हाँ मैं नंबर दे दूँ, थोड़ा बात कर लेना तुम लोग। लिखिए। हाँ वाइस
वॉइस तो ऑन है। लिखो द वर्ड टैक्स, द वर्ड टैक्स is derived from the word tax is derived from the Latin word लैटिन वर्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सो। क्या बोलते हैं? टैक्सो मीन्स रेट। टैक्स का मतलब क्या होता है? रेट। टैक्स वर्ड कहां से डिराइव किया गया है? हेलो, टैक्स वर्ड कहां से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। और लैटिन वर्ड में टैक्स को क्या बोलते हैं? टैक्सो। और टैक्सो का मतलब क्या होता है? रेट। आया समझ? तभी तो आप लोग बोलते हैं 12% जीएसटी लग रही है या 18% जीएसटी लग रही है। रेट पूछते हो ना, तो टैक्स का मतलब क्या होता है? रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। टैक्स इज paid by the tax is paid by the SSC. Tax is paid by the SSC on his income. On his income. Hence, tax is levied. Levied on income, not on loss. टैक्स इस पर लगता है, इनकम पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, लॉस पर नहीं लगता है ना? हाँ, टैक्स इस पर लगता है, लॉस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है। फेवरेबल, जहां पे लॉस होगा आपका वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, जहां पे इनकम होगी आपका वहीं पे टैक्स लगेगा। आया बस हमने? एक वर्ड है टैक्स, कौन पे करता है? एसएससी। अब सर एसएससी कौन है? देखिए मेरे और आप में पता क्या, मैं जो भी बात करूंगा ना वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। मेरे और आपके नजर में क्या, आप भी पर्सन हो, हम भी पर्सन है, पर टैक्स डिपार्टमेंट में ना डिफरेंस आ जाएगा। एक जन को बोलेगा पर्सन और एक जन को बोलेगा एसएससी। सर कौन एसएससी? एसएससी का मतलब होता है जो टैक्स पे कर रहा है, जिसकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने का। टैक्स आप पे करते हो क्या? अब मत बोला सर जीएसटी पे करते, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। यहाँ पे टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। क्या आप टैक्स पे करते हो? क्या आप आईटीआर फाइल करते हो? आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है क्या? कोई आईटीआर है जो फाइल करता है इनकम वगैरह जनरेट करके? अभिरू तू करता है क्या? तेरा तो यूट्यूब से आता होगा इनकम। नहीं करता है, छुपा लेता है। बढ़िया यार, तभी लड़का रॉयल इनफील्ड लिया है। चलो, जैसे मैं आईटीआर फाइल करता हूँ, लास्ट 5 साल से मैं आईटीआर फाइल करता हूँ, तो मैं टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में पर्सन नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? एसएससी। आप टैक्स फाइल नहीं करते हो, आप क्या है? पर्सन। अब आप बोलोगे सर पर्सन में सिर्फ सिर्फ पर्सन मतलब इंसान आता है क्या? नहीं, पर्सन में नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है। जब बात होती है पर्सन की, तो वहां पे नेचुरल पर्सन भी आएगा और आर्टिफिशियल पर्सन आएगा। नेचुरल पर्सन मतलब हम और आप, आर्टिफिशियल मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, एचयूएफ, ये जितने बिजनेस यूनिट है ना वो आ गए आपके आर्टिफिशियल पर्सन में। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। रिलायंस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अलग से टैक्स पे करेगी, वो अलग से एसएससी है। और रिलायंस कंपनी पेमेंट करती है मुकेश अंबानी को, बिकॉज मुकेश अंबानी कंपनी के चेयरमैन है, तो उनकी एक सैलरी वैलरी होगी। आया बस हमने? तो रिलायंस कंपनी ने पे किया मुकेश अंबानी को, तो मुकेश अंबानी की इनकम आई, अब मुकेश अंबानी अपने इनकम से टैक्स पे करेंगे। तो मुकेश अंबानी अलग से टैक्स पे करेंगे, रिलायंस कंपनी अलग से टैक्स पे करेंगे, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में दोनों क्या है? अलग अलग एसएससी है, अलग अलग पर्सन है। तो टैक्स दोनों लोग पे करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी पे करता है और नेचुरल पर्सन भी पे करता है। पर नेचुरल पर्सन में वही पे करेगा जो जो एसएससी होगा, जो एसएससी होगा। सर एसएससी कौन होगा? जो जिसकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने की। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे इंडिया में ना 5 लाख रुपया तक अगर पैसा कमाओगे, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे तो एग्जाम्पशन 2.5 लाख का है, और नेक्स्ट 2.5 लाख पर आपका रिबेट है, 87A बोल करके एक रिबेट आता है।
नेक्स्ट मतलब स्टार्टिंग का 0 से 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, नेक्स्ट 2.5 लाख पर आपको टैक्स बनता है, बट गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है। रिबेट मतलब छूट, डिस्काउंट, और उस रिबेट का नाम है 87A। जब आप वो जैसे अपने लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं डिस्काउंट अप्लाई करते हैं ना, अरे ऑनलाइन ऑर्डर करके क्या अप्लाई करते हैं, डिस्काउंट। ऐसे ही जब आप टैक्स फाइल करने जाओगे ना, तो आपकी इनकम जैसे ही 2.5 लाख के ऊपर जाएगी तो वहां पे टैक्स दिखाएगा, और आप तुरंत जैसे अपने कूपन ऐड करते हैं ना, ऐसे अगर आप रिबेट ऐड कर दोगे तो आपका टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगा। अब आप एसएससी हो, आपका टैक्स बनता था, आपका टैक्स बनता था, पर गवर्नमेंट ले नहीं रही है। जैसे ही आप 2.5 लाख के ऊपर गए, आपका टैक्स बनता था पर गवर्नमेंट आपको छूट दे दिया, पर आप एसएससी हो। जैसे मैं एसएससी हूं, अब मैं टैक्स देता हूं नहीं तो अलग बात है, लेकिन मैं एसएससी हूं बिकॉज मेरी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है। आया बात समझ में? तो एसएससी वही है जिसकी लायबिलिटी बनता है टैक्स पे करने की। क्या सारे के सारे लोग एसएससी हैं? आंसर में, क्या सारे के सारे लोग एसएससी हैं? नहीं। एसएससी कौन है? जो जिसकी लायबिलिटी बनता है टैक्स पे करने की, वही एसएससी है। क्लियर हुआ मेरा बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा नेक्स्ट हमारा। ए बाबा ये कितना रिप्लाई करूं यहां से। लिखिए, टैक्सेस आर लिविड लिविड बाय द गवर्नमेंट। लिविड मतलब चार्ज, लिविड मतलब क्या होता है? चार्ज, बोलते हैं ना टैक्स चार्ज कर रहा है। टैक्सेस लिविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी कौन है? हमारे इंडिया में टैक्स कौन चार्ज करता है? आम पब्लिक या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चार्ज करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि हमारे इंडिया में टैक्स चार्ज करता है गवर्नमेंट। क्यों चार्ज करता है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करता है, क्यों ना हमें छूट दे दे। तो उसका आंसर आपको मैंने लिखवा दिया। टैक्स चार्ज किया जाता है इनकम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। सर एग्जांपल, आप अभी घर से निकले होंगे और मेरे सेंटर पर आप आए, तो आपने कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी यूज किया होगा, जैसे रोड होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंडियन रेलवे होगा। वो किसके लिए है? आपके लिए या किसी दूसरे कंट्री के लिए है? आपके लिए। तो गवर्नमेंट आपको रोड की फैसिलिटी दे रही है, रोड का साफ सफाई, अगर गड्ढे वड्ढे हैं उसको साफ करवा रही है, आ रहा है सामने। आपको मेट्रो फैसिलिटी दे रही है, आपको मार्केट प्रोवाइड कर रही है, आपको एक सिक्योर सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है। आया बात सामने? देश को सुरक्षा सुरक्षा करने के लिए क्या है हमारे पास? मिलिट्री है। ठीक है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सुरक्षा के लिए हमारे पास पुलिस है, हमारे पास आर्मी है। तो हमारा देश भी सुरक्षित है, सोसाइटी भी सुरक्षित है, हमें और आपको कोई तकलीफ ना हो जाए इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इतने सारे सर्विसेज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। इतने सारे सर्विसेज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और गवर्नमेंट वो पैसा कहां से लेगी? आपसे लेगी और आप पे ही लुटा देगी। आपसे ही पैसा लेगी और आपके ऊपर ही खर्च कर देगी। इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है सोसाइटी वेलफेयर के लिए, ना कि गवर्नमेंट अपनी पॉकेट भरने के लिए टैक्स चार्ज करती है। आया बस हमने। आप बताओ, इंडियन रेलवे में अगर आप जाते हो, ठीक है, अब रेलवे सोचो, आप इंडिया में जो रेलवे है, आया सामने, क्या वो किसके अंदर आता है? प्राइवेट के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर आता है? गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है, आप जो भाड़ा पे करते हो गवर्नमेंट, रेलवे को उतना पैसा मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। गवर्नमेंट फिर भी रेलवे को लॉस हो जाती है। आया बात सामने? फिर भी रेलवे को लॉस हो जाती है। आपकी जो कोलकाता मेट्रो चल रहा है, ये क्या प्रॉफिट में या लॉस में है? लॉस में चल रहा है भाई साहब, आज तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया है। 5 रुपया से 10 रुपया हुआ था ना, लोग हंगामा कर दिए थे। सोचो कितने साल के बाद उसने 5 रुपया बढ़ाया था, उसमें भी लोग हंगामा कर दिए थे। आज तक लॉस में है। अब वो लॉस कैसे बियर होगा? अभी मेट्रो रुक जाएगा तो तुम लोग फिर गाली देना स्टार्ट कर देगा, है ना? लॉस होते हुए भी कोलकाता का जो मेट्रो रेलवे है, लॉस होते हुए भी गवर्नमेंट चला रही है। किसके लिए चला रही है? आपके लिए। पहले एसी नहीं था, याद है? पूरा एसी भी कर दिया है और लॉस हो गया उसको। एसी हो गया लेकिन भाड़ा तो कहाँ बढ़ा? 5 का, अरे 5 का 10 हुआ, यही तो हुआ। एक बार दिल्ली घूम के आओ, समझ में आ जाएगा।
एक बार दिल्ली घूम के जाओ, वहाँ पे प्राइवेट वाला है ना, समझ में आ जाएगा आपको। देगी मिनिमम 35-40 रुपीज का उसका है, खुशी मनाने आया बात समझ। तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। अरे आप लोग जूम पे माइक क्यों चालू कर, अवेलेबल थे, तो मैंने तीनों के तीनों कलर्स मंगा लिए। डायरेक्ट ओपन करते हैं, चलो डायरेक्ट ब्लैक कलर और इसको खोल लेते हैं। आपको एएनसी ये जो कि 25 डेसिबल से आपकी नॉइस कट कर देगी, तो उसके जो भी हमिंग कौन है तो पीछे मेरा स्पेक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, जिसमें म्यूजिक प्ले है। अर्पण ऐसा क्यों कर रहा है भाई फालतू में। कोई क्वेश्चंस आया था क्या? बोले बैक मत चाहिए, रिलैक्स, लैग हो रहा है वहाँ पे। ठीक है ठीक है। ओबीएस से बंद हो गया, ओबीएस बंद हो गया, देखिए ओबीएस तो ओबीएस क्यों चालू होगा, जूम पे ही पढ़ा दिया होता है। इसमें ये क्या बोलते हैं, आपको बैक आईपैड बंद हो गया, इस वजह से फिर से डालना पड़ता है। देखिए जब ज्यादा नॉलेज नहीं करना पड़ता है। जो करी बस आईपैड बंद मत कर। रिकॉर्डिंग चालू है ना? जूम कहाँ है? ठीक है, ये थर्ड पॉइंट क्लियर है? हेलो, थर्ड पॉइंट क्लियर है ना? थर्ड पॉइंट क्लियर है? ओके चलिए, नंबर फोर। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ डीप बात कर लेते हैं अच्छे से। हमारे यहाँ पे कानून बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? बोलिए, कानून बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज सारे के सारे जो जितने भी लॉ इंडिया में है वो कहां से निकले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सोर्स ऑफ लॉ क्या है? हेलो, सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप जो भी कानून फॉलो करते हो ना, वो देश के संविधान से निकले। तो देश बड़ा या संविधान? संविधान। देश बड़ा या संविधान? संविधान, ऑलवेज संविधान, क्योंकि संविधान है तो देश चल रहा है। जिस दिन संविधान नहीं होता ना, तो हम आप शायद यहाँ बैठ नहीं पाते, इतना दुश्मनी हो जाती है आपस में। ये संविधान ही हमें और आपको मेंटेन करके चल रहा है, वरना भाईचारा, धर्म, ये सब समझ रहे हो, जाति पाति में हो गया होगा कल्याण। ये तो संविधान आपको बचा के रखा है, तो रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली। तो हमारा जो देश में कानून है उसका सोर्स कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लाइन लिख लेते हैं ना, सोर्स ऑफ ऑल द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक चल रहा है, बेसिक चल रहा है, इसलिए आराम से। हाँ, सोर्स ऑफ लॉ, दी कॉन्स्टिट्यूशन। दी वर्ड क्यों लग रहा है, समझ रहे हो ना? क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, दो ठो नहीं है। इंडिया में एक ही संविधान है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ लॉ हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ना डिफरेंस क्या है, देखो, लॉ में सेक्शंस होते हैं। लॉ में क्या होते हैं? सेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना आर्टिकल 370, है ना? हटा दिया गया या अमेंड कर दिया गया? हटा दिया गया। हाँ, आपका कानून, आपका लॉ ठीक नहीं है, उसको अमेंड कर दिया गया है। आर्टिकल 370 आज भी लागू है, बट उसको चेंज कर दिया गया है। हाँ, हटाया नहीं गया। देखियो, न्यूज वाले बोलते हटा दिया गया, तो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो लॉ के स्टूडेंट है। बट आप कॉमर्स के स्टूडेंट है और आप कॉमर्स में थोड़ा बहुत लॉ पढ़े हो, तो आप कभी भी नहीं बोलिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
सॉरी आर्टिकल 370 हटा दिया गया, आप बोलेंगे आर्टिकल 370 को चेंज कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। एक्चुअल में उसमें एक क्लॉज सी था, यही क्लॉज सी जम्मू कश्मीर को बचा के रखा था। हमारे देश के मोटा भाई समझता है ना, अरे अमित शाह थोड़ा दिखा दिए अपना पावर दिखा दिए, वो क्लॉज सी को ही चेंज कर दिए, बाकी आर्टिकल 370 आज भी जिंदा है। आया बात समझे? तो चेंज कर दिया गया। अब सुनो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल के साथ साथ शेड्यूल्स है, बहुत सारे शेड्यूल है। जैसे आपने कंपनी एक्ट पढ़ा होगा, अरे सेकंड सेमेस्टर में कंपनी एक्ट पढ़ा था ना, तो आपको कंपनी एक्ट में क्या पढ़ाया गया कि कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस है, 7 शेड्यूल है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना आर्टिकल जब खत्म हो जाता है तो शेड्यूल चालू होता है। तो हमारे यहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल के साथ साथ बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। तो हमारे आपके सिलेबस के हिसाब से, मतलब मैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, अब मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। पता चला पूरा साल खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खत्म हुआ, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं उस पर नहीं जाने वाला हूं, आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रिलेवेंट है उतना ही बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 12 है, बस एक शेड्यूल है, शेड्यूल 12। ऐसी एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7। तो जितना आपका रिलेवेंट है मैं वही बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। अभी एक ओवरऑल नॉलेज बता दे रहा हूं, पहले आर्टिकल फिर शेड्यूल। हमारे पास आर्टिकल 245 है, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 248, आर्टिकल 254 एंड आर्टिकल 265। आकाश तुम लोगों को सेकंड सेशन पढ़ाया था बेसिक्स में, लॉ का बेसिक्स में उसको पढ़ाया था, ठीक है। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 245 कुछ बोलता है जो देश को मानना पड़ेगा, आर्टिकल 246 भी कुछ बोलता है देश को मानना पड़ेगा। कोल्ड कॉफी, अच्छा। फिर आर्टिकल 45 और 47 भी कुछ बोलता है जो देश को मानना पड़ेगा, और साथ में आर्टिकल 54 भी बोलता है जो मानना पड़ेगा। अब ये क्या क्या बोलता है ध्यान सुनिए। आर्टिकल 245 पता क्या बोलता है? आर्टिकल 245 पता क्या बोलता है कि हमारे यहाँ पर कुछ कानून, सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए। हमारे यहाँ पे ना कुछ कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, कुछ कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, और कुछ कानून दोनों मिल करके बनाएंगे। ये बात कौन बोलता है? आर्टिकल 245। सर आप बोल रहे, अब आपको समझ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर हम तो टैक्स पढ़ने आए, आप तो कानून पढ़ा रहे हो। मैंने आपको क्या बोला? टैक्स किसका पार्ट है? लॉ का पार्ट है। आया बात समझने? टैक्स किसका पार्ट है? लॉ का पार्ट है। तो जब टैक्स की बात होती है तो आप लॉ को साइड नहीं कर सकते। आया उसका ना, आज अगर आपको 12% जीएसटी देना है तो आप 12% ही देते हो, ना तो 11 देते हो ना 13 देते हो। क्यों नहीं देते हो? क्योंकि कानून बन चुका है। आया बात समझ? अगर आपको 12% जीएसटी देना तो आप 12% ही दोगे, ना कम ना ज्यादा। रीजन क्या है? क्योंकि ये देश का क्या है? क्या है देश का? कानून है, लॉ है जो मानना पड़ेगा। तो जब टैक्स की बात होती है तो आप लॉ को साइड नहीं कर सकते, साथ साथ बात करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात का? इसलिए बिल्कुल डिलेमा मत पढ़ना कि सर टैक्स सोच कर आए थे आप तो लॉ पढ़ा दिए। मैं आपको कुछ रिलेट कर रहा हूं कि टैक्स जो आपका निकला वो लॉ का पार्ट है, और लॉ में टैक्स कहां कहां रिलेवेंट है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये समझ पा रहा? कहीं ऊपर तो नहीं जा रहा ना? कोई हाई फाई बात तो बोल रहा हूँ क्या? समझ आ रहा सबको? पीछे अभी तेरा च्युइंगम नहीं खत्म हुआ अभी तक? चल ठीक है, नींद नहीं आएगा ना, पता है। नेक्स्ट चलो, आर्टिकल 245 क्या बोलता है एक बार मेरे को बता दो। आर्टिकल 245 बोलता है, आर्टिकल 245 बोलता है कि कुछ कानून, अरे क्लास ले रहे, आफ्टर क्लास बात करते हैं आपसे। आर्टिकल आर्टिकल 245 बोलता है कि कुछ कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कुछ कानून बनाने का अधिकार दोनों मिल करके बनाएंगे। ये बात बोलता है आर्टिकल 245। ठीक है सर, इसका मतलब क्या? आपने पढ़ा होगा ना, आप जीएसटी, आप बताओ जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है या स्टेट गवर्नमेंट बनाता है? एक सिंपल सिंपल बात करते हैं, जीएसटी का कानून कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं, मतलब जो हमारे इनकम जो टैक्स पे करते हैं 5 लाख के ऊपर, ये स्टेट गवर्नमेंट देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं। तो ये बात तो कहीं लिखा होगा, ये बात लिखा गया है आर्टिकल 246 के यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में लिखा गया। ये बात अभी मैं सब लिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ये बात कहां लिखा गया? आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर देखो, यूनियन में ना टोटल 97 एंट्री है, उसमें 82 नंबर एंट्री में ये बात लिखा गया है कि टैक्स, देश के अंदर टैक्स कौन चार्ज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगा। ये बात एंट्री नंबर 82 में लिखा गया। आपने एक चीज पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर इनकम। अरे एग्रीकल्चर इनकम सुना है? अरे फार्मर जो इनकम कमाते हैं उसको कौन सी इनकम बोलते हैं? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे टैक्स कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? ना, एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। ये बात लिखा गया, स्टेट लिस्ट में लिखा गया। इसलिए जितने भी स्टेट हैं उनका अपना एग्रीकल्चर टैक्स रेट है। बंगाल का अलग है, बिहार का अलग, यूपी, झारखंड, पंजाब, सबका अलग अलग अपना टैक्स रेट है। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट तो बोला हम भी नहीं चार्ज करेंगे, हम भी अपना दिल दरिया दिखाएंगे। आया बात समझे? हम भी नहीं चार्ज करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के निगाह में एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है, छोड़ दिया गया। ये बात यूनियन लिस्ट में लिखा गया या स्टेट लिस्ट में लिखा गया है? स्टेट लिस्ट में लिखा गया। तो ये लिस्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, कब स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे दोनों मिल करके बनाएंगे। और आपको एक चीज बताओ, जब जीएसटी की बात आई थी ना, तो जीएसटी आ गया था आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। इसलिए देखना, जीएसटी में ना सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है, दोनों मिल करके बनाते हैं। आया बात समझ? वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट आ गया। थोड़ा इसमें और भी डिटेल है, वो जब फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे ना, फिफ्थ सेमेस्टर में जीएसटी पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। लेकिन अभी मेरा पूरा का पूरा फोकस डायरेक्ट टैक्स पर, बिकॉज सिलेबस में आपका डीटी है। देखो टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और होता है इनडायरेक्ट। ये मैं जो आपका बेसिक क्लास नंबर 2 होगा, बेसिक क्लास नंबर 2 में मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझा दूंगा। आज कुछ हट के बता रहा हूं जो आपको थोड़ा सा नया लगेगा सुनने में, जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। ये पॉइंट क्लियर है बाबू? अभी मैं एक टेबल, 5 नंबर पॉइंट में एक टेबल बना रहा हूं, पहले वो टेबल उतार लो कॉपी में, फिर समझा देता हूं। चलो कॉपी निकालो, 5 नंबर। ये भगवान, इतना मैसेज। चलो लिखो 5 नंबर। छोड़ दो, हम डील कर ले रहे हैं, मैं तुम्हारा नंबर डाल दे रहा हूं। लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 7, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल 7, ब्रैकेट पे लिख देना आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 प्लस आर्टिकल 265। ठीक है, लिखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। लिखिए यूनियन लिस्ट में ना कौन है, एक बार देखो। एंट्री नंबर 82, स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट में लिखिएगा यहाँ पे एरो डाल करके। भाई यहाँ तो हो गया टेबल। ये टेबल बहुत काम का है, जब आप ना इंटर विंटर पढ़ोगे, थोड़ा सा टैक्स वगैरह पढ़ोगे या कंपनी लॉ पढ़ोगे, तो वहां बहुत काम आएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा यूनियन लिस्ट के बारे में लिखेंगे अपने लोग। आया बस, पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। लिखो नंबर 1, लिखो इसके बारे में। हाँ, पैन आधार, उसमें मेट्रो का वो भी होगा।
आ जाओ, नंबर 1 लिखो। लिखो पार्लियामेंट हैज पावर। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखो पार्लियामेंट हैज पावर। नंबर 1 में लिखो पार्लियामेंट हैज, मैं बोलूं लिखोगे आप लोग? मैं बोल, ठीक है आप लिखो पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक ए लॉ। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक अ लॉ on the matters on the matters on the matters contained in union list on the matters contained in union list। आप यूनियन लिस्ट के अंदर लिख लेना पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक ए लॉ ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2 लिखना एंट्री 82, एंट्री 82 मतलब एंट्री नंबर 82 of the union list gives power to the parliament to make a law। अब जो लिखूंगा ना उसको अंडरलाइन कर देना, जो वर्ड लिखवाऊंगा उस पर अंडरलाइन कर देना। टू मेक अ लॉ ऑन टैक्सेस, टू मेक अ लॉ ऑन टैक्सेस ऑन इनकम, तो टैक्सेस ऑन इनकम को अंडरलाइन करिएगा। टू मेक अ लॉ टैक्स, टू मेक अ लॉ ऑन, क्या हुआ, टू मेक अ लॉ on taxes on income other than agriculture, to make a law taxes on income other than agriculture। अब आप मुझे बताइएगा एंट्री नंबर 82 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट हर चीज पर टैक्स चार्ज करेगी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर किसके लिए छोड़ दिया गया है? स्टेट लिस्ट के लिए छोड़ दिया गया, बोला हमारा जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टेट लिस्ट में लिखिएगा, लिखिए लिखिए स्टेट लेजिस्लेचर। आप बोलते हो ना विधानसभा, अरे आप बोलते हो ना अरे मेरे चाचा विधायक हैं, कोई है किसी चाचा विधायक? तो आपके चाचा विधायक कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। और विधानसभा क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। लिखो वही चीज, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज द पावर टू मेक अ लॉ, has the power to make a law on the matters on the matters on the matters contained in state list। लिख ले भाई, लिख ले, on the matters contained in state list। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, एंट्री नंबर 46। और आपको मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं जिनको ये सब नहीं पता है, लिटरली आपको बता रहा हूं। उनसे खाली एंट्री पूछ लो ना, किस एंट्री में लिखा गया कि टैक्स चार्ज होगा, स्टेट में किस में क्या लिखा, नहीं पता। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपका दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य, मुझे नहीं पता। सेकंड सेमेस्टर में मैंने लॉ बेसिक्स दिया था, 7 क्लास बेसिक्स दिया था, पूरा लॉ का ना होता ना चिथरा चिथरा कर दिया था, लॉ बना कैसे पूरा ही समझा दिया था पूरा। आकाश याद है आप लोग को ना, पूरा 7 से 8 लगा था बेसिक्स का, पूरा बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो गया था इन लोग का लॉ, कुछ भी बोलता तो लोग पकड़ लेता था, क्या सर ये मैटर यहाँ से आया हुआ है। तो टाइम लगता बेसिक्स वगैरह में। लिखिए एंट्री नंबर 46, पॉइंट नंबर 2 रहेगा स्टेट लिस्ट में, पॉइंट नंबर 2 रहेगा एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट of the state gives power हाँ gives power to the state legislature। थोड़ा फटाफट लिखिए, gives power to the state legislature to make a law on taxes, to make a law on taxes on agriculture, taxes on agriculture income, to make a law on taxes on agriculture income। और फिर कॉन्क्रीट लिस्ट में एक लाइन लिखना, ज्यादा नहीं है, लिखो। हाँ यहाँ पे लिखना, सिंपली लिखना बोथ
पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटर हैज पावर टू मेक ए लॉ। कॉन्क्रीट लिस्ट लिखना, कॉन्क्रीट लिस्ट में लिखना बोथ पार्लियामेंट and state legislature has power to make a law। बोले पूरा टेबल क्लियर है? अभी तक हम लोग क्या समझे? अभी तक हम लोग ये समझे, एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं। अभी तक हम लोग समझे कि टैक्स कहां से डिराइव किया गया है? बोलिए मेरे को, टैक्स कहां से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड से डिराइव किया। लैटिन वर्ड में टैक्स को क्या बोलते हैं? टैक्सो। टैक्सो का मतलब क्या होता है? रेट। ठीक है। टैक्स कौन पेड करता है? एसएससी। एसएससी मतलब ऐसा पर्सन जो लाइबल है टैक्स पे करने की, जिसकी लायबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की। ठीक है। टैक्स किस पर चार्ज किया जाता है? लॉस पर नहीं, इनकम पे, मतलब प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बोला जाता है टैक्स चार्ज कौन करता है देश के अंदर? गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है। टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है? सोसाइटी वेलफेयर के लिए। सोसाइटी वेलफेयर। अब मत बोला सर चुनाव लड़ने के लिए टैक्स चार्ज किया जाता है। ये लोग टैक्स का पैसा चुनाव लड़ते हैं। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हम पब्लिकली नहीं बोल सकते ये बात, वरना उठा के ले जाएगा मेरे को। आया बात सुनने? 4 नंबर क्या है? 4 नंबर पॉइंट बोलता है कि देश में जितने भी कानून है वो कहां से डिराइव किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए बोलते हैं देश से बड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 5 नंबर बोलता है, 5 नंबर बोलता है कि हमारे यहाँ पे ना एक शेड्यूल 7 है, एक शेड्यूल 7 है जो बताता है कि 3 लिस्ट है, जो बताता है 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये शेड्यूल 7 के बारे में कहां लिखा गया है? आर्टिकल 246 में लिखा गया। तो आर्टिकल 246 बोलता है कि यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं, आर्टिकल 246 बोलता है यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं उन सब पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल पार्लियामेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट। अब कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा आपका बेसिस क्लियर है, इसका मतलब सबका बेसिस क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, और एक है आपका लोकसभा राज्यसभा। कानून बनता है लोकसभा राज्यसभा में। कानून कहां बनता है? लोकसभा राज्यसभा में। मोदी जी कानून बनाते हैं, पर मोदी जी जो कानून बनाते हैं उसको बोलते हैं रूल। क्या बोलते हैं? रूल। और लोकसभा राज्यसभा में जो कानून बनता है उसको बोलते हैं एक्ट। उसको क्या बोलते हैं? एक्ट। अब मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि जब व्हाट इज लॉ पढ़ाने में ना पूरा 1 घंटा चल जाएगा। लॉ किसे बोलते हैं? अभी आकाश बोलेगा सेकंड सेमेस्टर याद रहा। लॉ बोलते हैं बाबू, पता है? लॉ मीन्स एक्ट, एक्ट, रूल्स, उसके बाद ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, ऑर्डर, बाई लॉ। अब कंफ्यूज हो गए ना? कंफ्यूज हो गए ना? तो लॉ का मतलब ये सब होता है। अब मेरे को लॉ नहीं पढ़ाना वरना तुम लोग क्लास छोड़ चला जाएगा, इसलिए मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पे 2 चीज है, एक है मोदी बाबा। तो जो मोदी बाबा है वो क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं, पर उनके कानून को बोलते हैं रूल। क्या बोलते हैं? रूल। आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, भाई तुम टैक्स पढ़ रहा ना तो ये वाला आज याद करके जाना। तुम्हारे टैक्स का एक्ट का नाम बताओ। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये देश के पार्लियामेंट में बना है। जब बात होती है पार्लियामेंट की तो देश के पास 2 पार्लियामेंट है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है। एक्ट बनता कैसा? एक क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं। सबसे पहले एक्ट लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ बिल। जब ये बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में तो क्वेश्चन उठता है कि पार्लियामेंट तो 2 है, लोकसभा राज्यसभा। जो देश के लिए इंपॉर्टेंट बिल होता है उसको बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल हमेशा आता है आपका लोकसभा में। जब लोकसभा में पास होता है विद इन 14 डेज राज्यसभा में पास करना पड़ता है। राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, फिर वो इनैक्टमेंट बनता है। और इनैक्टमेंट को जिस दिन ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में छाप दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है, तब जाकर एक्ट बन जाता है। मतलब देश को पता चलता है ये फलाना एक्ट आ गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्ट का। आया आपका समझ? तो 1961 जो आपका एक्ट है 1961 ये देश के पार्लियामेंट में बनाया गया था। और जब बात होती है देश की पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। भाई क्लियर हो रहा बेसिक्स?
बेसिस क्लियर हो रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ और चीज बता रहा हूँ। एक मैंने आर्टिकल 248 की बात किया था और एक आर्टिकल 254 की बात किया गया था। अब सुन लो जो इसमें थोड़ा सा, आज थोड़ा पढ़ रहे हैं तो बता दूं वहां पे। आर्टिकल 248 बोलता है ना, आर्टिकल 248 बोलता है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। आर्टिकल 248 किसके बारे में बात करता है? कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। कि कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स आएंगे उन पर पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बनाएगा। फिर आर्टिकल 248 ये भी बोलता है कि अगर कुछ झमेला हो गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, मान लो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि टैक्स कम चार्ज करो, मेरे स्टेट के लोगों को, मेरे स्टेट के लोगों की इनकम बहुत कम है, टैक्स कम चार्ज करो। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता नहीं, हम टैक्स ज्यादा चार्ज करेंगे। हो गया झमेला। तो आर्टिकल 248 बोलता है कि इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा आर्टिकल 254 में। आर्टिकल 254 बोलता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ गए, तो मामला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। कहां मामला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जिसको बोलेगा कि पार्लियामेंट को बोलेगा तुम जीत गए, तो पार्लियामेंट जीत गया। अगर स्टेट को बोला तो स्टेट जीत गया। थमो मत, लॉ इतना आसान नहीं है, इसमें दो चार टो क्लॉज भी आ गया। पता है क्या बोला गया यहाँ पे आर्टिकल 254 में? कि गलती से पार्लियामेंट वाले, गलती से जो पार्लियामेंट वाले हैं अगर ये जीत भी जाते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली पार्लियामेंट थोड़ा, समझ रहे हो ना, देश का पार्लियामेंट तो थोड़ा पावरफुल होगा ना, तो बोला गलती से अगर पार्लियामेंट वाले जीत भी जाते हैं तो स्टेट वालों को बोलता तुम ज्यादा निराश मत हो, प्रेसिडेंट के पास तुम एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेशल रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर को चेंज भी कर सकता है। जैसे किसी को अगर फांसी की सजा वजा सुनाई पड़ जाती है कोर्ट के द्वारा, तो मामला कहाँ जाता है बाद में? अगर सजा को माफ करवाना है, मतलब फांसी ना लगे, आजीवन कारावास हो जाए, या तो कहाँ पे जाता है? नहीं, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट हमारे देश का फर्स्ट पर्सन होता है और उसकी जो वाइफ होती है वो फर्स्ट लेडी होती है। आई हैव सन, उनके पास पावर है कि इंडिया में कोई भी सजा रहे माफ कर दे। तो गलती से अगर मान लो पार्लियामेंट जीत गया, अब स्टेट वाले को लग रहा है यार हमारे साथ गलत हो गया, गलत हो गया, तो इनको बोला गया कि आप टेंशन ना लो, आप एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कहां पर? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट को लगेगा आपकी बातों में दम है तो अपने ऑर्डर को चेंज कर सकता है। सुना? तो आपका मैटर एक बार क्लियर है? एक बार आप अपना गो थ्रू कर लो, जो भी लिखा है एक बार गो थ्रू कर लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करता हूं। हो गया? बस इतनी पड़ेगा तुम लोग? हाँ, लिखो, आराम से पढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा। पॉइंट नंबर कितना होगा? पॉइंट नंबर 6 लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। हाँ, हर्ष क्या बोल रहा है? हाँ, हर्ष पास हो गया। हाँ, लिखो, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, चाहे आपके सिलेबस में रहे या आपके सिलेबस में ना रहे, फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस। आया है बात समझने? हाँ, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट अपने बोलते हैं बजट। जब बजट पास होता है ना, उसका खुद का एक एक्ट होता है जिसको अपने फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। आपको ये बात पहली बार पता चला होगा आई थिंक। जब अरे देश में बजट पास होता है ना फेब में, तो वो एक एक्ट के जरिए पास होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। आया है बात समझ? क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। वो आपके इन कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ का पार्ट है। नेक्स्ट लिखिए, सर्कुलर, सर्कुलर या इसी को बोलते हैं नोटिफिकेशन।
फिर होता है कोर्ट डिसीजन। कोर्ट डिसीजन, ये जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है ना, इसको अपने बोलते हैं प्रिंसिपल एक्ट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्ट, या इसी को अपना मतलब बेयर एक्ट, मतलब इसमें सिर्फ कानून भरा हुआ, मतलब सेक्शंस लिखा गया। 1961 में क्या लिखा गया है? सेक्शंस। ये जो रूल है ना, इसको बोलते हैं प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। ठीक है, ये जो बजट है ना, ये हर साल चेंज होता है ना, इसमें यहाँ पे अमेंडमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमेंडमेंट। हर साल का बजट अलग होता है, ठीक है। अमेंडमेंट्स। सर्कुलर नोटिफिकेशन को अपने बोलते हैं लीगल अनाउंसमेंट। अरे आपको पता चलता है ना कि टैक्स घट गया या टैक्स बढ़ गया, वो सर्कुलर के थ्रू पता चलता है, इसको बोलते हैं लीगल अनाउंसमेंट। और ये लीगल अनाउंसमेंट कहाँ पे होता है? हमारे देश में ना एक राज्यपत्र है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ई गैजेटे। www.egazette.nic.in इसकी वेबसाइट है। सुन लो, हमारे देश में ना आप देखना, राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था कि राजा दरबार, ऐसे राज दरबार लगा हुआ, मंत्री लोग बैठे हुए हैं, फिर कोई एक जन रहेगा, कपड़े पे लिखा रहता था और पढ़ के सुनाता है, फिर राजा बोलता है हाँ ठीक है जो करना है। आया बस समझ? ये जो पढ़ के सुनाया जाता है ना, इसको बोलते हैं राज्यपत्र। तो हमारे देश में क्या राजतंत्र है या लोकतंत्र है? लोकतंत्र है, पब्लिक है। आया बात समझने? तो हमारे यहाँ पे कोई राजतंत्र ये वाला हिसाब नहीं है। अब हमारे यहाँ पे एक वेबसाइट है www.egazette.nic.in, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया या ई गैजेटे। देश के अंदर कोई भी कानून बनता है, कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी टैक्स में चेंजेस आता है, वो सब कुछ egazette.nic.in पर नोटिफाई कर दिया जाता है। जैसे ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको पता रहे या आपको पता ना रहे, मान लिया जाएगा आपको पता है। क्या मैंने बोला? हमारे देश के जो ई गैजेटे है, उस ई गैजेटे पे कोई भी कानून जैसे ही नोटिफाई किया गया, हमारे यहाँ पे ऑफिशियल गैजेटे है, ऑफिशियल गैजेटे में कोई भी कानून जैसे ही नोटिफाई कर दिया गया, मान लो रात को 12 बजे आप अपना लगे हो चैटिंग वेटिंग करने में, रात को 12 बजे आ रहा है समझे, मान लो देश में कोई कानून आ गया, देश में कोई कानून आ गया, आपको क्या पता? आप तो समझ रहे हो ना, वो सब करके सो जाते हो गुड नाइट वगैरह बोल करके, और आपको सुबह पता चला वो कानून चक्कर में आप फंस गए। अब हम नहीं बोलेंगे तुम लोग रात में क्या कर रहा था, तुम लोग समझ गया होगा अपना लेवल के हिसाब से। आया बात समझे? अब आप कल को ये नहीं बोल सकता है कि हमको तो नहीं पता देश में अचानक से कौन सा कानून आ गया, तो आपको पता रहे या आपको पता ना रहे, मान लिया जाए आपको पता है, इसको बोलते हैं डीम्ड अप्रूवल। क्या बोलते हैं? डीम्ड अप्रूवल। इसलिए थोड़ा बहुत देश के कानून को पढ़ा करो, वरना दिक्कत हो जाएगा। आया बस समझे? चलो, लीगल अनाउंसमेंट कहाँ पे अनाउंस किया जाता है? ऑफिशियल गेस्ट, लिख लो यहाँ पे। ऑफिशियल गेस्ट। नेक्स्ट लिखो, कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना, यहाँ पे लिखो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये हमारे देश का ना कंपोनेंट, जैसे अपने आईएफएस पढ़े थे ना, आईएफएस का मैंने कंपोनेंट पढ़ाया था, ऐसे हमारे इनकम टैक्स का कंपोनेंट है। कुछ लोग आईएफएस का याद आ रहा है ऐसे इनकम टैक्स का कंपोनेंट है। इनकम टैक्स का जो कंपोनेंट है कौन है? हा? अच्छा, एक हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये कहां पे पास किया गया? इनकम टैक्स एक्ट कहां पे पास किया गया? देश के पार्लियामेंट में। इनकम टैक्स रूल ये बनाता है देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आज की सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी सरकार, मोदी जी। तो एक्ट बना पार्लियामेंट में, सुन लो, एक्ट बना पार्लियामेंट में, रूल कौन बनाया? देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। पार्लियामेंट जो बनाएगा उसको एक्ट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाएगा उसको रूल बोलते हैं। तो इनकम टैक्स रूल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
एक हमारा फाइनेंस एक्ट, जो देश के वित्त मंत्री, अरे देश की चाची, क्या नाम उसका, हाँ हाँ वही वही बढ़िया, ठीक है, वो बजट पास करती है ना, तो वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू, हर साल का फाइनेंस एक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। फिर आपका सर्कुलर नोटिफिकेशन, अगर टैक्स में कोई चेंजेस वेंजेस आता है तो आपको सर्कुलर को नोटिफाई किया जाता है। सर सर्कुलर मतलब क्या होता है, जब एक इंफॉर्मेशन पब्लिक एट लार्ज, एक इंफॉर्मेशन पूरे देश को बताया जाता है, उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन या सर्कुलर। एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पूरे कंट्री को बताना, उसके लिए बोलते हैं सर्कुलर। एक होता है नोटिस और एक होता है सर्कुलर। नोटिस लिमिटेड लोग को दिया जाता है, सर्कुलर पूरे पब्लिक को दिया जाता है। चाय के दुकान पे, सैंडविच दुकान पे देखना, अगर रेट बढ़ता है तो वहां पे छाप देता है ना कि सैंडविच अब डॉलर में होगा, रुपया में नहीं चार्ज किया जाएगा। तो जो लिख देता है ना, उसी को अपने क्या बोलते हैं, अरे जो यहाँ पे नहीं लिख देता है यहाँ पे, उसको अपने क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। आया समझ? तो देश का सर्कुलर कहाँ पे आता है, अनाउंसमेंट कहाँ पे आता है, ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। और एक है आपका कोर्ट डिसीजन। क्या है कोर्ट डिसीजन? कोर्ट का मतलब क्या है, इंडिया में ना, सुन लो, इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है, टैक्स, टैक्स में ना बड़े डिसीजंस होते हैं। देखो आप पता नहीं है, आपको थोड़ा बता दूं, सबसे ज्यादा मैटर कोई फंसता है तो जीएसटी का मैटर फंसता है और टैक्स का मैटर फंसता है। कोर्ट में ना भयानक पड़ता है, और आए दिन कोर्ट वाले नए नए डिसीजंस लेते रहते हैं। अब मान लो टैक्स में ना कोई एक वर्ड लिखा गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलते हो नहीं टैक्स नहीं बनता है, तो अब ये फैसला कौन लेगा, देश का कोर्ट। कोर्ट पढ़ के समझाएगा कि टैक्स बनता है या टैक्स नहीं बनता है। इसको बोलते हैं कोर्ट डिसीजन या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। क्लियर हुआ ये कंपोनेंट क्लियर हुआ? गो थ्रू करो, जितना पढ़ाया सब गो थ्रू करो। पहली बार सुन रहा है क्या तुम लोग ये सब? इसलिए सबका मुंह बन गया है कि लग रहा है कुछ नया ही पढ़ा रहे आज आप। टैक्स नहीं था तुम्हारा। अच्छा अब ज्यादा नहीं, बस एक वर्ड समझा दे रहा हूँ। एक असेसमेंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर, ये खत्म मतलब पढ़ा करके क्लोज कर दूंगा, ठीक है। आज ज्यादा डोज नहीं दूंगा, बाकी तो 4-5 महीना तो डोज नहीं मिलेगा तुम लोग अच्छा खासा। चलो, एक होता है असेसमेंट ईयर, लिखो तो पॉइंट नंबर कितना होगा हमारा, 7 ना। लिखो डिफरेंस बिटवीन previous year and assessment year. डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। पहले मैं समझाऊंगा, बाद में डिफरेंस लिखाऊंगा। आपको समझना है, बाद में एक डिफरेंस लिखना, कॉलम बना के डिफरेंस लिखना। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर। इसको तुम हल्के मत लो, इंटर में पूछा गया है, सीए इंटर में 4 नंबर का पूछा गया था, इसको हल्का मत लेना। असेसमेट ईयर क्या है, आया बात समझने? सीए इंटर के लॉ में पूछा गया था, तुम सोच लो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, हर चीज को तुम लोग मार्क्स मत तौला करो, हर चीज को नहीं, हर मार्क्स आएगा, मार्क्स आएगा। तो मार्क्स आने के लिए फिर तुम लोग क्लास क्यों लेता है? इट्स बेटर तुम लोग मैराथन करके पास हो जाओ। या क्यों फिर क्लास? क्योंकि अगर आपने कुछ पैसा पेमेंट किया है तो उस पैसे की वैल्यू समझो यार। वो पैसा तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत से कमा के लाते, एक बार उनसे पूछो। और नहीं समझ में आता है तो ज्यादा देर नहीं है, लाइफ की वाट लगने वाली है, चिंता मत करो। कितना साल हो गया, 4 सेमेस्टर ना, बस 2 और, फिर दोस्त दोस्त रह जाएगा, फिर दुनिया को आप लोग बोलना स्टार्ट कर जाओगे। 2 साल 2 सेमेस्टर के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी। आप कब गैर जिम्मेदार से जिम्मेदार बन जाएंगे आपको भी नहीं पता। इसलिए थोड़ा सा अपने पैसे की वैल्यू रखो, अपने समय की वैल्यू रखो। जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़ो, समय का कदर करो, वरना समय आपका कदर नहीं करेगा। सिंपल बात है, यही सिंपल रूल है, और कोई रूल नहीं है लाइफ का। चलो, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, सुन लो। अभी हमारा कौन सा करंट ईयर चल रहा है, हम देखो, सुनो 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 3 ईयर होता है। अब आप बोलना सर बर्थडे कौन सा ईयर में आता है हम मत पूछना मेरे से। 3 ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च, है ना, 31 दिसंबर या मार्च, 31 दिसंबर। 1 जैन से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। अब नेक्स्ट टाइम कैलेंडर ईयर मत बोलना, नेक्स्ट टाइम आप बोलना ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। क्या बोला जाएगा? आप बोलोगे सर कहां लिखा गया है, बता रहा हूं कहां लिखा गया है। हमारे यहाँ पे एक जर्नल क्लॉज एक्ट है। क्या लिखा है? जर्नल क्लॉज एक्ट।
1897 जीसी एक्ट बोलते हैं। जनरल क्लॉज एक्ट में बात लिखा गया, कैलेंडर ईयर मींस ब्रिटिश कैलेंडर ईयर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देश का कानून बोल रहा है। तो आप जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को पार्टी वार्टी करते हो ना, ये सब ब्रिटिश कैलेंडर में आ गया। एक हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। सर ये बात कहाँ लिखा गया? कंपनी एक्ट में लिखा गया। ये बात कहाँ लिखा गया? कंपनी एक्ट में लिखा गया। ठीक है। और एक है असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या होगा? सर ये कहाँ लिखा गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा गया। आपको पूरा कानून के हिसाब से बता दिया। डिफरेंस क्या समझ लो। हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। 31 मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। ये हमारा है करंट फाइनेंशियल ईयर। आज एक ऐसी बात बताऊंगा ना जो मैक्सिमम टीचर्स गलत बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स। एक ऐसी बात बता रहा हूँ, आप नोटिस कर लेना, मैक्सिमम टीचर्स गलत बता रहे हैं, पर मैं आपको क्लियरफाई कर दे रहा हूँ। हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024। इस दौरान आपने जो भी इनकम अर्न किया है, इस पीरियड के दौरान आपने जो भी इनकम अर्न किया है, आरक्षण, इस इनकम पर जो भी टैक्स देना रहेगा 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक आपने जो भी इनकम कमाया है उस पर कुछ टैक्स तो बनता है। अब मैं वर्ड बोलूंगा, उस वर्ड पे फोकस करना। मैंने क्या बोला? जो मैं बोलूंगा उस वर्ड पे फोकस करना। इस पीरियड के दौरान, कौन सा पीरियड? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024, इस पीरियड के दौरान जो भी आपने पैसा कमाया है उस पैसे पर कुछ टैक्स लगता है। उस टैक्स का कैलकुलेशन, उस वर्ड पे ध्यान रखना, उस टैक्स का वर्ड क्या यूज किया? कैलकुलेशन। टैक्स पे नहीं वर्ड यूज किया, टैक्स पे वर्ड यूज नहीं किया। उस इनकम का टैक्स बनता है, उस टैक्स का कैलकुलेशन आपका करना पड़ेगा 2024 से 2025 में। मतलब मैं ईयरली देता हूं, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 में, इस दौरान आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। इस दौरान आपके टैक्स का क्या होगा? कैलकुलेशन होगा। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी तक मैंने 2 चीज समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, 5 मिनट रुको, क्लियर कर घर भेज दूंगा। 2 चीजें। 1 अप्रैल 2023 से आपने पैसा कमाना स्टार्ट किया, 31 मार्च 2024 तक आप पैसा कमाओगे। जो भी आपने पैसा कमाया, जो भी आपकी इनकम हुई, उस पर टैक्स तो बनता है। उस टैक्स का कैलकुलेशन कब किया जाएगा? 2024, 2023-24 में किया जाएगा या 2024-25 में किया जाएगा? 2024-25 में किया जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाया उस पर टैक्स कितना बनता है। तो आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर होगा वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर, और 2024-25 में आप क्या करोगे? टैक्स का कैलकुलेशन, ये हो जाएगा आपका असेसमेंट ईयर। तो जिस ईयर आप टैक्स का कैलकुलेशन, देखो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। अरे असेसमेंट मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। तो जिस ईयर आप टैक्स का कैलकुलेशन करते हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर का करते हो उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो आप 2023-24 में पैसा कमाया, 2023-24 हो गया प्रीवियस ईयर, और 2023-24 में जो भी इनकम कमाया उस पर कुछ टैक्स बनता है। उस टैक्स का कैलकुलेशन आप करोगे 24-25 में। तो 24-25 आपका हो गया असेसमेंट ईयर, और 23-24 आपका हो गया प्रीवियस ईयर। ये पहले लिख लो, इतना लिख लो, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, पहले इतना लिख लो। हाँ हाँ, बढ़ा रहे भाई।
पैसा नहीं इसलिए पढ़ा बस अभी चलेगा। आओ सेंटर पे, आओ सेंटर पे आओ। हाँ हाँ सेंटर पे आओ, आओ आओ। पापा भी गए थे क्या साथ में? अच्छा ठीक है, तुम आओ सेंटर पे। हाँ लाइव एट होम स्टूडेंट, आई एम सॉरी मैं आपसे पूछ नहीं पाया, आपको समझ में आ रहा है? हेलो लाइव एट होम वाले, आपको समझ में आ रहा है? Yes. ओके ओके, सब तेरे ऐसा नहीं है, सो रहे बोल, क्लियर है। अच्छा लोग क्या पढ़ाते सुन लो, लोग गलत क्या पढ़ाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि जब असेसमेंट ईयर होगा उसी साल आपको टैक्स देना होगा, यही लोग पढ़ाते हैं। मतलब लोग बोलते हैं ना कि आप पिछले साल का टैक्स देते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप तो अपने बड़े भैया या जो टैक्स वैक्स का पढ़ाई करता है पूछेगा। लोग पढ़ाते हैं कि या बोलते हैं कि आप पिछले साल का टैक्स दोगे। मतलब जब आप 24-25 में जाओगे, 24-25 समझते हो ना, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025, तो जब उस पीरियड में जाओगे ना तो आपको एक डेट गवर्नमेंट बताएगी कि 31 जुलाई या 30 जून आपको टैक्स पे करने का लेट होगा। तो लोग बोलेंगे ना कि पिछले साल आपने जो इनकम कमाया है उस पर आपको टैक्स देना। ये सबसे गलत बात है, सबसे बकवास बात है। आपको लगता है गवर्नमेंट एक साल वेट करेगी? हाँ हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है जो 2023-24 का टैक्स 24-25 में लेगी? मतलब एक साल गवर्नमेंट वेट करेगी? कुछ नहीं करती भाई। हम आप गरीब है तो क्या करें, टैक्स देते ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं है। परेशान है, जो अमीर आदमी से पूछो कितना परेशान है। एक एडवांस टैक्स नाम का चीज होता है जो हर 15 जून से स्टार्ट होता है और 3-3 महीना ऐड कर लो, 15 मार्च तक चलता है। क्वार्टरली बेसिस में ना एडवांस टैक्स पे किया जाता है। 15 जून से स्टार्ट होगा, 15 जून में 3 महीना ऐड करो, फिर जो डेट आएगा फिर 3 महीना ऐड करो, ऐसे करके 4 बार गवर्नमेंट पूरे साल भर में एडवांस टैक्स लेती है। सर इसका मतलब क्या है? मैं 2023-24 में पैसा कमाना स्टार्ट किया, ध्यान समझिएगा 2 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं 2023-24 में पैसा कमाना स्टार्ट किया, जैसे ही 15 जून आया गवर्नमेंट बोलती है एडवांस टैक्स दो, हम वेट नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होगा कि 2023-24 में जो भी टैक्स बनता है उसका कैलकुलेशन कहां करेंगे? 24-25 में। अरे 2023-24 का जो भी टैक्स बनता है उसका कैलकुलेशन कहां पे करेंगे? 24-25 में। गवर्नमेंट बोलता नहीं, हमको इतना टाइम नहीं, हमको वेट नहीं करना, हमको कुछ एडवांस दे दो। जैसे ही 15 जून आएगा आपको एडवांस टैक्स देना पड़ जाएगा। अभी एक और एग्जांपल दूंगा उससे भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही 15, सर एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स में ना आपको एज्यूम करना पड़ता है कि आपकी क्वार्टरली इनकम क्या है या क्या होगी, उसके हिसाब से आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने पूरे 4 बार एडवांस टैक्स देना पड़ता है साल भर में। तो सपोज मैंने एज्यूम करके 10 करोड़ का टैक्स भर दिया, मैंने एज्यूम करके 10 करोड़ का टैक्स भर दिया, फिर ईयर खत्म, अब आ गया असेसमेंट ईयर 24-25। अब 24-25 में ना मैं कैलकुलेट करूंगा। सपोज मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा टैक्स बनता था 8 करोड़। भाई मैंने एडवांस समझकर 10 करोड़ गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन जब मैं असेसमेंट ईयर में आया, मतलब 24-25 में आया और मैंने अपना टैक्स निकाला तो मेरा टैक्स तो 8 करोड़ आता है, पर मैंने गवर्नमेंट को कितना दिया है? 10 करोड़। तो गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं, 2 करोड़ हम तुम्हारा रिफंड कर देंगे। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट टैक्स एक साल बाद चार्ज करती है? कुछ नहीं, गवर्नमेंट जिस साल कमाओगे उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। और लोग मार्केट में क्या पढ़ाते हैं? नहीं बेटा इस साल कमा लो नेक्स्ट टैक्स भरोगे। अरे आप गरीब हो तो क्या बात है, आपको नहीं लगता है? जो बिजनेसमैन उससे पूछो ना। और प्रॉब्लम इस बात का है कि गलती से मैंने मान लो एज्यूम किया कि मेरा एडवांस टैक्स होता है 10 करोड़, अब मेरा ना असेसमेंट ईयर में टैक्स आया 50 करोड़। तो कितना कम मैंने एज्यूम किया था? 40 करोड़। गवर्नमेंट से पेनाल्टी दो। तुम अपने आप को गरीब क्यों समझा? तू तो अमीर है। पेनाल्टी के साथ साथ, पेनाल्टी के साथ साथ सेस सरचार्ज एक्स्ट्रा, वो मतलब कॉकटेल नहीं होता है वो फ्री में जो देता है, वो सब बोला एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। इसलिए एडवांस से और खतरनाक है। इतना भी अगर समझ में नहीं आता है ना तो अब एक बेसिक एग्जांपल सुन लो। कल को जॉब होगी ना, कल को तुम्हारी जॉब लगेगी, तुमको तुमको एम्प्लॉयर बोलता है 1 लाख रुपया तुम्हारी सैलरी है, तुम तो खुश हो गया, तुम तो खुश हो गया, आया समझ? जैसे ही 30 तारीख आया तो तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है? कितना लाख रुपए की सैलरी है? 1 लाख। मैसेज आता है 70,000, आप तो माथा पकड़ लिए।
बाद में आपने पता किया अच्छा उसमें से पीएफ का पैसा कट गया, उसमें से एक वर्ड आएगा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स, मतलब एम्प्लॉयर ने पहले ही आपका टैक्स चार्ज कर गवर्नमेंट को जमा कर दिया, बोला 1 साल मत वेट करना, इससे भी टैक्स चार्ज करो। तो जो टीडीएस होता है जो आपको साल भर कटता है, तो आपने 23-24 में टीडीएस काटा, तो वो 23-24 क्या होगा आपका प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर होगा आपका 24-25, तो आप 24-25 आप कैलकुलेट करोगे, देखोगे अगर टीडीएस गवर्नमेंट ने ज्यादा चार्ज कर दिया है तो रिफंड हो जाएगा, क्लेम करके रिफंड हो जाएगा, और कम चार्ज कर दिया तो पेनल्टी भरो। ये होता है। तो गवर्नमेंट इतनी भी अच्छी नहीं है कि जो 1 साल बैठेगी और नेक्स्ट ईयर आपका टैक्स लेगी। बोलता है गवर्नमेंट तुम एज्यूम कर लो ना तुम्हारी इनकम कितनी होगी, उसके हिसाब से हमको टैक्स अभी दे दो, बाद में जब कैलकुलेट करेंगे देख लिया जाएगा, ज्यादा रहेगा तो रिफंड कर लेंगे और कम भरोगे तो पेनल्टी ले लेंगे। तो अब आप मुझे बताना कंक्लूजन बताना, टैक्स आप प्रीवियस ईयर में भरते हो या असेसमेंट ईयर में भरते हो? टैक्स आप कब भरते हो, प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर में? प्रीवियस ईयर भरते हो। असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करते हो, कम भरोगे तो पेनाल्टी, ज्यादा भरोगे तो रिफंड। क्लियर है? एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं ये चल रहा है 2023, एज्यूम कर लेते हैं चल रहा है 2023, और 2023 का कौन सा महीना है, मान लेते हैं जनवरी, ये एज्यूम कर लेते हैं 2023 नहीं 2030 मान लेते हैं, थोड़ा हम लोग डोरेमोन का गैजेट से फ्यूचर में चले जाते हैं, ठीक है 2030 की बात कर लेते हैं, और 2030 में ना जनवरी चल रहा है, तो आप मुझे बताओ करंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अरे करंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2029 से लेकर के 31 मार्च 2030, तो ये कौन सा ईयर होगा? मैं इस साल पैसा कमा रहा हूं, मतलब मान लेते हैं ना इस साल मैं पैसा कमा रहा हूं, कौन सा ईयर होगा? प्रीवियस ईयर। क्या होगा? प्रीवियस ईयर। इस साल का टैक्स कैलकुलेशन कब करेंगे? 2030 से लेकर के 31, अरे 1 अप्रैल 2030 से लेकर के 31 मार्च 2031, इस साल हम लोग क्या करेंगे? टैक्स का कैलकुलेशन। अच्छा इस साल हम लोग क्या बोलेंगे? समझ गया ना? टैक्स कब दोगे, असेसमेंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में? ठीक है, डिफरेंस लिख चल जाओ ना, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम डिफरेंस लिखो, फटाफट कॉलम लिखाओ, लिखो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। लाइव एट होम स्टूडेंट आप बताइए, लाइव एट होम स्टूडेंट कोई तकलीफ? ये तुम लोग पर्सनल तकलीफ मत बोलना, सब ब्रेकअप हो गया तो उस सब हम सॉल्व नहीं करते, टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अरे बोलना रे बाबा, कोई दिक्कत? लाइव एट होम स्टूडेंट कोई तकलीफ? हम मैसेज नहीं पढ़ रहे, बोलो। ठीक है मत बोलो तुम लोग। छोड़ दो, अब जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अरे ठीक है छोड़ दे बाबा। इतना मैसेज आ रहा है ना, अरे मैं वो स्कैनर का भेज रहा था, पढ़ाते तो पैसा कमा रहा था। अच्छा बाद में लिखवा दूं क्या? चलो बाद में लिखवा दूं, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, ठीक है समझ गए ना तुम लोग? चलो बाद में, ओके थैंक यू सो मच गाइस। क्लास कैसा लगा कमेंट कर देना आप लोग, और हाँ सब्सक्राइब कर दो, गरीब चैनल है।